खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद का बजट सेशन आज से शुरू हो गया है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है जहां गरीबी ना हो। सदस्यगण, संसद के इस समवेत सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही महीने पहले देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरी करके आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। आज़ादी के इस अमृत काल में हजारों वर्षों के गौरवशाली अतीत का गौरव जुड़ा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणाएं जुड़ी है और भारत के स्वर्णिम भविष्य के संकल्प जुड़ी है। अमृत काल के ये 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य की पराकाष्ठा करके दिखाने के, ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हर क्षण कार्य करना है। हमें 2047 तक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है जो अतीत के गौरव से जुड़ा हो और जिसमें आधुनिकता का हर स्वर्णिम अध्याय हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्वों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग भी वैभव से युक्त हो। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो, जिसके युवा समय से 2 कदम आगे चलते हो। वहीं इजलास शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपने खिताब में कहा कि इस बजट इजलास में तकरार रहेगी लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है। इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2022 से 23 को पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि माली साल 2022 से 23 में 7% ग्रोथ रेट का अंदाजा है, जबकि माली साल 2021 से 22 में 8.7% रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि कोरोना वबा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई हो गई है और कोरोना से ज़राअत पर सबसे कम असर देखा गया है। महंगाई से प्राइवेट सेक्टर बेअसर रहा है। हालांकि कोरोना के चलते 2 साल मुश्किल भरे रहे हैं और कोरोना के साथ महंगाई ने नीतियों पर असर डाला है। सप्लाई चेन ने महंगाई बढ़ाई और सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है। सर्विस सेक्टर पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि एक बार महामारी के झटके और रूस यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के चलते कमोडिटी के दामों में आई उछाल से राहत मिली तो इंडियन इकोनॉमी अगले दशकों में तेजी से तरक्की करेगी।
उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने बयान देते हुए कहा कि हम देखना चाहते हैं कि बजट में सरकार लोगों को कितनी राहत देती है। देखिए, हम चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस हम क्या कहेंगे, अभी राष्ट्रपति के चुनावी भाषण सुनने के बाद हमें भी लग रहा है कि बजट में हम सिर्फ तारीफ ही सुनेंगे उनकी तरफ से कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता की असली समस्या जो है उसके लिए क्या सोल्यूशन लेके आएंगे ये लोग। अब महंगाई के बारे में आप क्या करेंगे, आप अपने बेरोजगारी जो हालत है पर्टिकुलर जो युवाओं के हैं, आप देखिए कि जब जवान लोग हमारे देश में इतने बेरोजगार हैं, मेरे केरला में 25 साल के नीचे वाले जो जवान काम ढूंढ रहे हैं, 18 साल के ऊपर और 25 के नीचे 40% बेरोजगार है। तो इस किस्म की हालत में हमारे भारत की हालत बहुत बुरा है। हम चाहते हैं कि सरकार कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ढूंढ के बताइए कि उनकी तरफ से उनकी फिस्कल पॉलिसी में, उनकी टैक्स पॉलिसी में क्या रिलीफ दे रहे हैं साधारण आम आदमी को। अब तक तो हमें कुछ ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं है, लेकिन यही चाहिए हमें। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के वक्त कश्मीर में आग बरसती थी, हमारे वक्त में वहां पर बर्फ बरस रही है। वो भूल गए कि ये दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार। यहाँ आग बरसती थी उनकी सरकार में, हमारे टाइम में बर्फ बरस रही है, शांति है वहाँ पे। तभी तो आपका और भाई बहनों का, आदरणीय का बर्फ से खेलते हुए का फोटो आया है। ये शांति की बर्फबारी है। अब कश्मीर में कहीं भी गोलीबारी का माहौल नहीं है। स्वाभाविक रूप से मोदी जी का और शाह साहब का तो जता नहीं पाएंगे वो, लेकिन ठीक है, किसी ने तो शुरुआत की। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी। सीएम जगन रेड्डी ने नई राजधानी के नाम का ऐलान कर दिया है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रियासत की राजधानी को विशाखापट्टनम नामजद किया जाएगा। सीएम रेड्डी ने कहा कि वो अपना दफ्तर विशाखापट्टनम में बनाएंगे। 23 अप्रैल 2015 को आंध्र प्रदेश ने अमरावती को अपनी राजधानी करार किया था। फिर 2020 में रियासत ने 3 राजधानी शहर बनाने की योजना बनाई, जिनमें अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल शामिल थे। Here I am to invite you to Visakhapatnam, which is going to be our capital in the days to come. I myself would also be shifting over to Visakhapatnam in the months to come as well. And we are organizing this global summit, investor summit in Visakhapatnam on March 3rd and 4th. And I take this opportunity to personally invite all of you to this summit in Visakhapatnam and request all of you to not only come over there, but also put in a strong, good word to your colleagues abroad to come and visit us, see for themselves how easy it is to do business in our state of Andhra Pradesh. तेलंगाना सरकार और राज्यपाल के बीच चले आ रहे तनाजे को हाईकोर्ट के दखल के बाद सुलझा लिया गया है। साल 2023 से 24 के रियासती बजट को लेकर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और भारत राष्ट्र समिति सरकार के बीच तनाजा चल रहा था, जो कि हाईकोर्ट के सुझाव पर बातचीत के बाद सुलझ गया है। बजट को मंजूरी देने के लिए गवर्नर को ऑर्डर देना था, जिसके लिए रियासती सरकार ने अर्जी दी थी। इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि दोनों फरीक बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लें। कोर्ट के सुझाव पर रियासती सरकार के वकील दुष्यंत दवे और राजभवन के वकील अशोक आनंद ने बातचीत की। तेलंगाना सरकार और राजभवन के वकील के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। गवर्नर बजट को मंजूरी देंगी और राज्य विधानसभा इजलास उनके खिताब के साथ शुरू होगा। अजमेर वाक़े हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की उर्स मुबारक के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन का दरगाह के खादिमों ने अंजुमन में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, जहां पाकिस्तानी वफ्द के मेंबरान ने पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से चादर का जुलूस निकाला और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पेश की। पाकिस्तानी ज़ायरीन की दरगाह पहुंचकर खादिमों के जरिए उनकी दस्तरबंदी की गई और तमाम ज़ायरीन को तबर्रुक पेश किया गया। वहीं इस दौरान भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर ज़ायरीन ने कहा कि आगे भी इसी खुलूस के साथ दरबार में हाजिरी देते रहेंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन ने अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल के नया बाजार, दरगाह बाजार से
ख्वाजा साहिब के अस्ताना तक जुलूस निकाला। पाकिस्तानी सरकार की ओर से ख्वाजा साहिब के 811वें उर्स मुबारक के मौके पर 240 पाकिस्तानी ज़ायरीन के एक वफ्द ने ये चादर चढ़ाई है। जो बॉर्डरों पे इस तरह के मामलात हैं, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए, ऐसे इंसानियत हम इकट्ठे हो जाएं। मेरा मालिक इन दोनों ममालिक की हिफाजत फरमाए। जो भी दहशतगर्द या इस तरह की सोच रखते अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद फरमाए, और सदका मेरे गरीब नवाज का मेरा अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। और मैं आखिर में किबला शाह साहब का एक फकीर सैयद बिलाल शाह साहब का है, अपने पूरे पाकिस्तानी उम्मत की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुड्डू भाई साहब, गुड्डू भाई जितने भी आवाज है, बहुत ज्यादा तामुन किया ज़ायरीन के साथ। हसन भाई ने बहुत ज्यादा हमारे साथ मोहब्बत की, बहुत तामुन किया और हमारी सोच से बढ़ के हमारे साथ। आपका न्याय से मशहूर है, हम न्याय मशहूर है इंडिया के, जिन्होंने हमें वीज़ा फराहम किया। और यकीन करो हमें यहाँ ऐसा लगा कि जैसे हम अपने शहर में रह रहे हैं, लेकिन और गरीब नवाज की बारगाह में आए। और नहायत ही मशहूर है इंडिया की जो पुलिस है, उनकी यहाँ मशहूर है कि उन्होंने हमें बड़ा ताउन किया हमारे तरफ। और आइंदा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया में ताउन रहेगा। हम दुआ को हैं तमाम दोस्तों के लिए, जितने भी यहाँ ज़ायरीन हैं और जो खादिम है, इनका नहायत ही मशहूर है कि उन्होंने हमें वीज़ा दिया और यहाँ पे आने की दावत दी। आपका नाम बताइए। अब्दुल शकूर साईं पाकिस्तान से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही हमें खुशी महसूस हो रही है कि हमारा फुल ताउन हो रहा है, फुल ताउन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आइंदा साल भी इसी तरह ताउन हमारे साथ होता रहेगा।